बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि स्पेन और पुर्तगाल में से कहाँ पे मूव करना चाहिए, और ख़ास तौर पे वो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी जो पुर्तगाल और स्पेन में जाना चाहते हैं लेकिन वो सही तौर पे फ़ैसला नहीं कर पाते कि किस मुल्क में उन्हें जाना चाहिए। ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है। बहुत से लोग जो हैं इन तीनों ममालिक में और साउथ एशिया से ख़ास तौर पे इन ममालिक में जाने का सोच रहे हैं, लेकिन वो इस शशोफज में मुब्तला हो जाते हैं कि वो स्पेन जाएं या वो पुर्तगाल जाएं। आज की एक छोटी सी वीडियो हमने बनाई है कि किस मुल्क में जाना चाहिए। बहुत से पैरामीटर्स हैं जिनको देख के ये मुवाजना किया जाता है कि कौन सा मुल्क किस बंदे के लिए बेहतर है, लेकिन दो चार चीज़ें हैं जिस पे हम बात करेंगे। पहली चीज़ तो है पासपोर्ट, दूसरी चीज़ है रेजिडेंसी, और तीसरी चीज़ है कि वो मुल्क कितना महंगा है, वहाँ पे जो लोग जाना चाहते हैं वो अफोर्डेबल भी है भी उनके लिए वहाँ पे रहना या नहीं रहना। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जिस पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले तो है कि रेजिडेंस परमिट जो है वो कैसे हासिल किया जा सकता है, उस और कौन सा मुल्क है जो आसानी के साथ वहाँ पे रहा जा सकता है। यूरोपीय जो यूनियन के लोग हैं, पासपोर्ट होल्डर हैं, उनको तो स्पेन और जाने के लिए, स्पेन और पुर्तगाल जाने के लिए कोई दुश्वारी नहीं है, लेकिन जिन लोगों का ताल्लुक़ साउथ एशिया से है या दूसरे ममालिक से है, उनको वहाँ पे वीज़ा लेके जाना पड़ता है और फिर वहाँ पे जाकर रेजिडेंस परमिट लेना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी हर्डल है जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के लोग जाते हैं तो उनके लिए ये मुश्किलात पेश आती हैं। वीज़ा एक जो है, एक वीज़ा है, दूसरा जो है ये पासपोर्ट और रेजिडेंस परमिट है। तो अब हम बात करते हैं कि जी जो D7 वीज़ा है, इसकी जो है वो पुर्तगाल और स्पेन में आप कौन सा जो है वो आसान है। स्पेन में भी D7 वीज़ा मिलता है, लेकिन उसकी कीमत खासी हाई है, 33,893 यूरो अगर आपके पास हैं तो आपको D7 वीज़ा जो स्पेन का है वो मिल जाता है। लेकिन जब इसके मुकाबले में आप पुर्तगाल की बात करें तो उसमें ये पैसे बहुत कम हैं। और D7 वीज़ा किन लोगों के लिए होता है? वो लोग जो रिटायरमेंट अख्तियार करते हैं, जो डिजिटल नोमैड्स होते हैं, जिन्होंने घर बैठ के ही काम करना होता है, या वो लोग जिनके किराए आ रहे हैं और वो किरायों की मद में या इस तरह की कोई आमदन आ रही है लगी बंदी का, और वो यूरोपीय मुल्क में जाना चाहते हैं। तो स्पेन के अंदर 33,893 यूरो आपको साल के लिए चाहिए। लेकिन जब आप पुर्तगाल में जाते हैं तो ये पैसे आपको 705 यूरो पर मंथ आपको अपने पास रखने हैं, और अगर आपकी मिसेस आपके साथ जा रही हैं तो 50% आपने उसके भी पैसे रखने हैं। तो अब आप इसको 705 को अगर आप 12 से ज़रब दें, और फिर अगर आपकी मिसेस साथ जा रही हैं, पार्टनर साथ जा रहे हैं, बच्चे साथ जा रहे हैं, तो फिर उनको करें तो ये तकरीबन 11,970 रुपये बनते हैं एक कपल के लिए। तो वो मेरा ख़्याल है ये जो वीज़ा है D7 वीज़ा, ये बहुत आसान है पुर्तगाल का। वो लोग जो डिजिटल नोमैड्स हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, और जो जिनकी लगी बंदी इनकम है, अगर वो दोनों में से किसी को चूज़ करना चाहें तो पुर्तगाल एक बहुत सस्ता उनके लिए मुल्क साबित होगा। दूसरा है D2 वीज़ा या एंटरप्रेन्योर वीज़ा, दोनों मुल्क ही ऑफ़र करते हैं। D2 वीज़ा जिसे एंटरप्रेन्योर वीज़ा कहते हैं, तो ये वीज़ा भी जो है ये पुर्तगाल का कदरे आसान है, क्योंकि जो स्पेन का वीज़ा है वो एंटरप्रेन्योर वीज़ा ज़रा मुश्किल है, लेकिन पुर्तगाल का ये वीज़ा जो है वो आसान है। इसके बाद आ जाता है जी गोल्डन वीज़ा। गोल्डन वीज़ा भी जो है वो यूरोपीय यूनियन और शेंजन जो है उसको ख़त्म करने जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त तक गोल्डन वीज़ा जो है पुर्तगाल का वो कदरे आसान है स्पेन से। पुर्तगाल में 280,000 यूरो जो है वो आपने उसकी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, और जब आप स्पेन की बात करें तो ये 500K यूरो है। तो तकरीबन आधे से थोड़ा सा ज़्यादा जो है स्पेन महंगा है गोल्डन वीज़ा के हवाले से। अगर आप गोल्डन वीज़ा लेना चाहते हैं तो वहाँ आपको 280K यूरो में मिल जाएगा, और स्पेन में यही वीज़ा आपको 500K यूरो में मिलेगा। तो ये है जी वीज़े के हवाले से D7, D2 और गोल्डन वीज़े के हवाले से। इसमें पुर्तगाल जो है वो ज़्यादा फैसिलिटेट करता है लोगों को।
उसके बाद आ जाते हैं कि स्पेन और पुर्तगाल में सिटीज़नशिप की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं। उसमें यह है कि जी स्पेन में आपको 10 साल रहना है, फिर आप जो है सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पुर्तगाल में अगर आप 5 साल वहाँ पे रहेंगे तो 5 साल के बाद आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फ़र्क है दोनों ममालिक में, चूँकि पाकिस्तानी और इंडियन और बांग्लादेशी और इस एरिए के लोग वहाँ पे सिटीज़न और पासपोर्ट के लिए जाते हैं। तो पुर्तगाल इस हवाले से बहुत अच्छा मुल्क है कि वहाँ पे 5 साल के बाद आपको वीज़ा मिल जाता है, पासपोर्ट मिल जाता है, और स्पेन में यही चीज़ें आपको 10 साल के लिए मिलती हैं। इसके अलावा स्पेन कुछ ऐसे लोग हैं, ममालिक के लोग हैं जिनको बहुत जल्दी वीज़ा देता है, और वो कौन है जो रेफ्यूजी हैं उनको 5 साल के बाद वो अपना पासपोर्ट दे देते हैं। इसके अलावा फ़िलीपींस हैं, एंडोरा है, गयाना है, और इस तरह लातिन अमेरिका के जो लोग हैं वो अगर स्पेन आते हैं तो उनको 2 साल में वो अपना पासपोर्ट दे देते हैं। ये कुछ ममालिक हैं, इनमें पाकिस्तान, इंडिया और इस तरह के ममालिक शामिल नहीं हैं, तो वो लोग 2 साल में पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर इस खत्ते के लोग जाके वहाँ पे करेंगे तो फिर उनको 10 साल वहाँ पे रहना पड़ेगा। और अगर वो रेफ्यूजी हैं या उन्होंने असाइलम लिया हुआ है तो फिर वो 5 साल बाद पासपोर्ट लेने के हकदार हो जाएंगे। अच्छा जी, स्पेन और पुर्तगाल दोनों जो है सिटीज़नशिप शादी के ज़रिए भी जो है देते हैं। अगर आपने किसी खातून के साथ वहाँ पे शादी कर ली है तो उस शादी के वजह से भी आपको पासपोर्ट दिया जाता है, सिटीज़नशिप दी जाती है। पुर्तगाल में ये लॉ है कि अगर 3 साल आप शादी के बंधन में वहाँ पे बंधे रहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहते हैं और स्टेबल होनी चाहिए यूनियन, तो फिर आप जो है 3 साल के बाद आप सिटीज़नशिप ले सकते हैं। और स्पेन में आप जो है 1 साल के बाद आप स्पेन में, अगर शादी के 1 साल के बाद आप स्पेन में वो नेशनलिटी ले सकते हैं। अच्छा जी, पुर्तगाल जो है वो दोहरी शहरियत को अलाउ करता है, स्पेन जो है वो दोहरी शहरियत को अलाउ नहीं करता। चंद ममालिक हैं जिसके साथ उसका ड्यूल नेशनलिटी के उनके एग्रीमेंट्स हुए हैं, लेकिन स्पेन जो है मोस्टली वो इसको नहीं करता है। तो जब हम ये बात करते हैं कि पासपोर्ट कितनी जल्दी से और सिटीज़नशिप कितनी आसानी से मिल जाती है, तो उसमें हम देखते हैं कि पुर्तगाल जो है वो सबसे आगे है इन तमाम चीज़ों के हवाले से। लेकिन अगर शादी अगर किसी ने करनी है वहाँ पे जाके और शादी के ज़रिए नेशनलिटी लेनी है तो इसमें जो है वो स्पेन आगे है, 1 साल के बाद ही आपको पासपोर्ट मिल जाता है। अच्छा, ये लैंग्वेज है वहाँ पे जब जिसमें भी जाएंगे वहाँ पे आपको स्पेनिश लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और पुर्तगाल के अंदर आपको पुर्तगीज़ लैंग्वेज सीखना पड़ेगी। तो ज़ाहिर है एक नए बंदे के लिए जिसने जाना है तो उसके लिए ये बात मैटर नहीं करती कि वो स्पेनिश में जाके स्पेनिश सीखना चाहता है या पुर्तगाल सीखना चाहता है, उसने तो नए सिरे से ये लैंग्वेज सीखनी है। ताहम एक चीज़ जो है वो फ़र्क है दोनों मुल्कों में कि स्पेन और पुर्तगाल में, स्पेन में जो है इंग्लिश जो है वो बहुत कम बोली जाती है और समझी जाती है। स्पेन में इंग्लिश कम बोली और समझी जाती है, जबकि पुर्तगाल में ये ट्रेंड थोड़ा सा ज़्यादा है। पुर्तगाल में लोग कुछ समझ लेते हैं और रेशो जो है वो बहुत स्पेन के मुकाबले में कुछ ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि अगर आप टूटी फूटी स्पेनिश बोलेंगे तो वो लोग जानने की कोशिश करेंगे। पुर्तगीज़ में भी इसी तरह है कि आप टूटी फूटी जो लैंग्वेज बोल लेते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश भी साथ बोल लेते हैं तो फिर वो मामला जो हैं वो आपके वहाँ पे ठीक हो सकते हैं। तो पुर्तगाल जो है वो बेहतर है इन दोनों के मुकाबले में। अच्छा, टैक्सेस के हवाले से जब हम बात करते हैं तो टैक्सेस जो हैं वो पुर्तगाल जो है वो स्पेन के मुकाबले में बहुत बुरा है। पुर्तगाल में बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं स्पेन के मुकाबले में, जबकि स्पेन में उस हवाले से कम टैक्सेस हैं। तो जब हम टैक्सेस की बात करते हैं तो फिर स्पेन इसमें जो है वो हमें आगे नज़र आता है। अब है जी वेदर जो है, मौसम जो है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो ज़्यादा सर्दी में नहीं रह सकते और ज़्यादा गर्मी में नहीं रह सकते उनके लिए जो है ये बहुत मैटर करता है। तो वेदर जो है वो पुर्तगाल और स्पेन का तकरीबन एक जैसा ही है, और वो जिस तरह पाकिस्तान, इंडिया और
बांग्लादेश के साहिली इलाके हैं, इस तरह का वहाँ पे वेदर है, चारों मौसम मिल जाते हैं। तो मौसम के एतबार से दोनों ममालिक जो हैं वो बहुत बेहतर हैं इस रीजन के लोगों के हवाले से। वरना जो यूरोप है, मशरक़ी यूरोप, वो तो बहुत सर्द है, और हमारे जैसे जो ख़िते के लोग हैं वो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो मशरक़ी यूरोप के ममालिक में जा रहे हैं जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। इसके बाद है जी कास्ट ऑफ लिविंग जो है वो स्पेन में ज़्यादा है या पुर्तगाल में। तो इसमें यह है कि पुर्तगाल में कास्ट ऑफ लिविंग कम है स्पेन के मुकाबले में। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो सैलरीज भी कम है, एवरेज सैलरी जो है 705 से लेके 750 तक है। तो इसी के अंदर चूँकि गुजारा करना होता है, तो इसलिए उनकी बाइंग पावर भी कम है और उनकी सैलरीज भी कम है। तो दूसरी तरफ जब हम स्पेन की बात करते हैं तो वहाँ पे जो एवरेज सैलरी है 950 यूरो पर मंथ है। तो वहाँ पे सैलरी भी इसलिए ज़्यादा है, इसी हिसाब से उनके ख़र्चे भी हैं। तो जब फूड की बात करें, रिहाइश की बात करें और इस तरह के दीगर मामलात की बात करें, तो इसमें जो है वो हम देखते हैं कि वो सस्ता है, क्या नाम है, पुर्तगाल स्पेन के मुकाबले में। तो ये 3-4 फैक्टर हैं। इसके अलावा भी और बहुत से फैक्टर होते हैं, लेकिन ये जो मोस्टली फैक्टर्स हैं जिस पे लोग गुफ्तगू करते हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। वीज़ा जो है वो आपको मिलता है, तो आपने रहना है जाके स्पेन में या पुर्तगाल में। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपने जहन में रखना है? एक तो है कि आपको पासपोर्ट कितने अरसे में मिलेगा, स्पेन में 10 साल बाद, पुर्तगाल में 5 साल बाद, और से यही सबसे बड़ा फैक्टर है जिसको लोग देखते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह के मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।